दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 58% आज भी अमेरिकी डॉलर में है। सोचिए जरा। लेकिन क्या ये हमेशा से था? स्पेनिश सिल्वर डॉलर से लेकर ब्रिटिश पाउंड तक दुनिया ने कई और मुद्राएं भी देखी हैं। हाँ, और फिर 1944 में वो ब्रेटन वुड समझौता हुआ, जिसने डॉलर को सोने से जुड़कर एकदम बादशाह बना दिया। पर 1971 में निक्सन शॉक ने सब बदल दिया। बिल्कुल। और फिर आया पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब सोने का सहारा तो हटा, पर तेल के व्यापार ने डॉलर को टिकाए रखा। पर अब 2024 में ये खबर कि सऊदी अरब उस पुराने समझौते से हट रहा है। क्या ये सिस्टम कमजोर हो रहा है? और उधर ब्रिक्स देश हैं, चीन का युआन है, वो सीधे सीधे डॉलर को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, और डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की जो बात है, उसने कई देशों को मजबूर कर दिया है कि वो दूसरे विकल्प खोजें। नमस्कार, आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकी डॉलर के इस बहुत ही दिलचस्प सफर पर एक गहरी नजर डालेंगे। कैसे मतलब एक देश की मुद्रा दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा बन गई। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हम यही जानेंगे कि आखिर वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया। इससे पहले कौन सी मुद्राएं थीं जिनका दबदबा था, और आज डॉलर के सामने असल में क्या चुनौतियां खड़ी हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो जटिल विषय है, इसके सबसे जरूरी पहलुओं को आसानी से समझा जा सके। तो शुरुआत करते हैं डॉलर से पहले के दौर से। तब दुनिया कैसे चलती थी? क्या कोई और वैश्विक मुद्रा थी? हाँ, बिल्कुल थी। असल में डॉलर से काफी पहले 16वीं सदी से लेकर करीब 300 साल तक स्पेनिश सिल्वर डॉलर, जिसे पीस ऑफ 8 या रियल दे ओचो भी कहते थे, वो दुनिया की पहली सही मायने में वैश्विक मुद्रा थी। अच्छा। और स्पेन ने अमेरिका से मिली चांदी से, खासकर पोटोसी और मेक्सिको से भारी मात्रा में ये सिक्के बनाए थे। अच्छा, और ये इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गए? देखिए, मुख्य कारण थे, एक तो इन सिक्कों का वजन और चांदी की शुद्धता बहुत भरोसेमंद थी। दूसरा, इनका उत्पादन जबरदस्त था। और तीसरा, स्पेन के व्यापार मार्ग पूरी दुनिया में फैले थे। तो ये सिक्के चीन से लेकर ऑटोमन साम्राज्य तक हर जगह चलते थे। इसने तो अमेरिकी डॉलर के डिजाइन और नाम तक पर असर डाला है। तो फिर इसका दबदबा खत्म कैसे हुआ? वो हुआ 19वीं सदी की शुरुआत में। लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गए, स्पेन की ताकत कम हुई, चांदी की सप्लाई में भी दिक्कतें आईं, और स्पेनिश डॉलर का ये लंबा राज खत्म हो गया। ओके, तो स्पेनिश डॉलर के बाद? उसके बाद मैदान में आया ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। हाँ, पाउंड स्टर्लिंग। वो कैसे वैश्विक मुद्रा बना? देखिए, 19वीं सदी में ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक और वित्तीय शक्ति बन गया था नेपोलियन युद्धों के बाद। 1821 में उन्होंने औपचारिक रूप से गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया, यानी पाउंड की कीमत सोने में तय कर दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड का समर्थन था, सोने का सहारा था, तो पाउंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। और उस समय ब्रिटिश साम्राज्य भी तो बहुत बड़ा था, उसका भी असर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआत में दुनिया के करीब 20% जमीन और 25% आबादी पर ब्रिटेन का राज था। लंदन दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर था और एक पूरा स्टर्लिंग क्षेत्र बन गया था, जहां पाउंड मुख्य मुद्रा थी। फिर 1871 से 1914 के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्टैंडर्ड चला, उसने स्टर्लिंग की स्थिति और भी मजबूत कर दी। लेकिन फिर आए विश्व युद्ध, उन्होंने सब बदल दिया होगा। बिल्कुल। पहला विश्व युद्ध WW1 ब्रिटेन के वित्तीय दबदबे के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुआ। युद्ध के बेतहाशा खर्चों के लिए ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों को गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ा, खूब सारे नोट छापने पड़े और अमेरिका जैसे देशों से सामान खरीदने के लिए अपना सोना खाली करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन, जो कभी दुनिया को कर्ज देता था, युद्ध खत्म होते होते अमेरिका का करीब $4 बिलियन का कर्जदार बन गया। तो क्या गोल्ड स्टैंडर्ड फिर कभी ठीक से वापस आ ही नहीं पाया? ब्रिटेन ने 1920 के दशक में कोशिश तो की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। फिर 1931 में महामंदी और करेंसी संकट के बीच ब्रिटेन ने हमेशा के लिए पाउंड को सोने में बदलने की गारंटी खत्म कर दी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो ब्रिटेन आर्थिक रूप से पूरी तरह पस्त हो चुका था, अमेरिका का भारी कर्जदार था और अब वैश्विक आरक्षित मुद्रा बनाए रखने की हालत में नहीं था। कुछ अर्थशास्त्री तो मानते हैं कि डॉलर 1920 के दशक में ही पाउंड से आगे निकल गया था, लेकिन असली दबदबा तो WWI के बाद ही बना।
तो यहीं से मतलब WWI के बाद डॉलर की कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। 1944 का वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। हाँ बिल्कुल। जुलाई 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था, 44 मित्र देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर मिले। उनका मकसद था कि युद्ध के बाद दुनिया के लिए एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली बनाई जाए। और उस वक्त जाहिर है अमेरिका बहुत मजबूत स्थिति में था। हाँ, अमेरिका एकमात्र बड़ी औद्योगिक शक्ति था जिसकी जमीन पर युद्ध नहीं हुआ था, जिसकी उत्पादन क्षमता बरकरार थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास दुनिया का लगभग 3/4 सोना था। अमेरिकी ट्रेजरी के हैरी डेक्स्टर व्हाइट और ब्रिटेन के जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे बड़े अर्थशास्त्रियों ने पहले से काफी तैयारी कर रखी थी, जिसने सम्मेलन के नतीजों को अमेरिकी हितों के पक्ष में मोड़ने में मदद की। तो ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम बना, इसका मूल आधार क्या था? कैसे काम करता था ये? देखिए, सिस्टम का कोर आइडिया ये था कि अमेरिकी डॉलर को सोने से एक फिक्स्ड रेट पर जोड़ा गया, $35 प्रति औंस सोना, और फिर बाकी सभी सदस्य देशों की मुद्राओं को डॉलर से एक निश्चित लेकिन एडजस्टेबल विनिमय दर पर जोड़ा गया। तो एक तरह से ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड था। मतलब डॉलर सोने का प्रॉक्सी बन गया। हाँ, कह सकते हैं। सोने जितना ही अच्छा, दुनिया भर के देश डॉलर को अपने रिजर्व्स में रख सकते थे, इस गारंटी के साथ कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका उन्हें $35 प्रति औंस के हिसाब से सोने में बदल देगा। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक स्थिरता प्रदान की और डॉलर की जबरदस्त वैश्विक मांग पैदा कर दी। और इसी सम्मेलन में IMF और वर्ल्ड बैंक भी बने थे ना? हाँ। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इस सिस्टम की देखरेख करने और जिन देशों को भुगतान संतुलन में दिक्कत आ रही है उनकी मदद करने के लिए बना। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD, जो बाद में वर्ल्ड बैंक समूह का हिस्सा बना, वो युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक विकास के लिए फाइनेंस मुहैया कराने के लिए बना। और ये दोनों संस्थाएं भी मुख्य रूप से डॉलर में ही काम करती थीं, जिससे डॉलर की केंद्रीय भूमिका और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अच्छा, और कुछ लोग मार्शल प्लान का भी जिक्र करते हैं डॉलर के प्रभुत्व में, उसका क्या रोल था? हाँ, मार्शल प्लान 1948-52 का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इसके तहत अमेरिका ने युद्ध से तबाह हुए पश्चिमी यूरोप को करीब 13 से 20 बिलियन डॉलर की भारी भरकम आर्थिक सहायता दी। लेकिन ये मदद सीधे कैश में नहीं दी गई। अच्छा, तो कैसे दी गई? ये मदद ज्यादातर अमेरिकी सामान और सेवाओं के रूप में दी गई। मतलब यूरोप को ये सामान खरीदने के लिए डॉलर चाहिए थे। इसने यूरोप के डॉलर गैप को भरा, यानी अमेरिकी सामान खरीदने के लिए डॉलर की जो कमी थी उसे पूरा किया। इससे यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व वाले सिस्टम में और गहराई से शामिल हो गई। और हाँ, ये शीत युद्ध के दौर में सोवियत प्रभाव को रोकने का एक बड़ा भू राजनीतिक कदम भी था। लेकिन ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम हमेशा तो नहीं चल पाया। 1960 के दशक में इसमें दिक्कतें आने लगी थी। हाँ, सिस्टम में एक अंदरूनी विरोधाभास था जिसे बेल्जियम के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ट्रिफिन ने पहचाना था। इसे ट्रिफिन डिलेमा कहते हैं। ट्रिफिन डिलेमा, वो क्या था? देखिए, दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के लिए लगातार ज्यादा से ज्यादा डॉलर की जरूरत थी। इसके लिए अमेरिका को भुगतान संतुलन में घाटा चलाना पड़ता था, यानी डॉलर देश से बाहर भेजने पड़ते थे। लेकिन जितने ज्यादा डॉलर बाहर जाते, उतना ही यह सवाल खड़ा होता कि क्या अमेरिका के पास उन सभी डॉलरों को सोने में बदलने के लिए पर्याप्त सोना बचा है? अगर नहीं, तो डॉलर पर भरोसा कम हो जाता। ये एक दुविधा थी। और फिर अमेरिका के अपने खर्चे, जैसे वियतनाम युद्ध, उसने समस्या को और बढ़ा दिया। बिल्कुल। वियतनाम युद्ध पर भारी खर्च और साथ ही राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के ग्रेट सोसाइटी सामाजिक कार्यक्रमों पर हुए खर्च ने बाजार में डॉलर की जैसे बाढ़ ला दी। अब फ्रांस जैसे देश राष्ट्रपति डी गॉल के नेतृत्व में अपने पास जमा डॉलरों को अमेरिका से सोने में बदलवाने लगे। फ्रांस के वित्त मंत्री वैलेरी जिस्कार्ड डिएस्टाइंग ने ही अमेरिका को इस सिस्टम से मिलने वाले फायदों के लिए वो मशहूर टर्म इस्तेमाल किया था, अत्यधिक विशेषाधिकार, एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज। मतलब अमेरिका का सोने का भंडार तेजी से कम होने लगा था। हाँ, बहुत तेजी से। 1958 से 1971 के बीच अमेरिका का सोने का भंडार लगभग 20,000 टन से घटकर सिर्फ 8,300 टन के आसपास रह गया। एक लंदन गोल्ड पूल बनाया गया था सोने की कीमत $35 प्रति आउंस पर बनाए रखने के लिए, वो भी 1968 में ढह गया।
1971 तक ये साफ हो गया था कि अमेरिका के पास विदेशों में घूम रहे डॉलरों के बदले देने के लिए पर्याप्त सोना नहीं बचा है। और तब आया वो कदम जिसे निक्सन शॉक कहते हैं, 15 अगस्त 1971। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अचानक टेलीविजन पर आकर घोषणा कर दी कि अमेरिका अब डॉलर को सोने में नहीं बदलेगा। उन्होंने अस्थायी तौर पर सोने की खिड़की बंद कर दी, जो फिर कभी खुली ही नहीं। ये फैसला असल में अमेरिका के बचे हुए सोने के भंडार को बचाने के लिए लिया गया था। उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी जॉन कॉनली का वो मशहूर बयान था, डॉलर हमारी मुद्रा है लेकिन ये तुम्हारी समस्या है। इस एक घोषणा ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया और 1973 तक दुनिया की ज्यादातर प्रमुख मुद्राएं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर आ गईं, यानी उनकी कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति से तय होने लगी। तो सोने का सहारा हटने के बाद क्या हुआ? डॉलर तो अब एक फिएट करेंसी बन गया था। अमेरिका में तो काफी उथल-पुथल मची होगी उस दौरान। हाँ बिल्कुल, डॉलर अब पूरी तरह से एक फिएट मुद्रा था जिसका मूल्य सिर्फ अमेरिकी सरकार के वादे और उस पर लोगों के भरोसे पर टिका था, सोने पर नहीं। 1970 का दशक अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल भरा रहा। एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन मतलब ठहरा हुआ आर्थिक विकास स्टैग्नेशन और साथ में ऊंची महंगाई इन्फ्लेशन। आमतौर पर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, लेकिन 70 के दशक में हुई। बेरोजगारी भी ज्यादा थी। ये एक बहुत ही घातक मिश्रण था। इसकी बड़ी वजह वो तेल संकट थे जिन्होंने महंगाई भड़काई, 1973 और 1979 वाले। हाँ, 1973 में अरब देशों के तेल प्रतिबंध OAPC एम्बागो और फिर 1979 की ईरानी क्रांति के बाद तेल की कीमतें आसमान छू गईं, जिसने महंगाई को और हवा दी। हालांकि स्टैगफ्लेशन के बीज शायद तेल संकट से पहले ही बोए जा चुके थे, जैसे वियतनाम युद्ध के खर्चे और फेडरल रिजर्व की नीतियां। फेडरल रिजर्व को महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉल वोल्कर के नेतृत्व में ब्याज दरें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ानी पड़ी, जिससे एक गंभीर मंदी भी आई। तो अब सवाल यह है कि सोने का सहारा हटने के बाद भी डॉलर का दबदबा कैसे बना रहा? यहीं पर पेट्रो डॉलर सिस्टम की भूमिका आती है ना? एकदम सही। सोने का लंगर तो हट गया था, लेकिन अमेरिका ने डॉलर के लिए एक नया अनौपचारिक लंगर ढूंढ लिया। 1973 के तेल संकट के बाद जून 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि अनौपचारिक समझौता हुआ। अच्छा, क्या समझौता था ये? समझौता ये था कि सऊदी अरब, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक था, अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा और तेल बेचकर जो अतिरिक्त कमाई होगी, यानी जो पेट्रो डॉलर सरप्लस होगा, उसे वो अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स US ट्रेजरी में निवेश करेगा। और बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब को क्या दिया? अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सहायता और सुरक्षा की गारंटी दी। अब क्योंकि सऊदी अरब तेल बाजार का किंग था और दुनिया के लगभग हर देश को तेल खरीदना ही पड़ता था, तो इस व्यवस्था ने ये सुनिश्चित कर दिया कि हर देश को तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर अपने पास रखने ही होंगे। इसने सोने के हटने के बावजूद डॉलर की वैश्विक मांग को जबरदस्त तरीके से बनाए रखा। तो इस पेट्रो डॉलर सिस्टम से अमेरिका को क्या-क्या फायदे हुए? बहुत सारे फायदे हुए। 1, डॉलर का मूल्य बना रहा। 2, अमेरिका अपने बड़े व्यापार घाटे और बजट घाटे को आसानी से फाइनेंस कर सका, क्योंकि दुनिया को उसके डॉलर चाहिए थे और वो डॉलर वापस अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश हो रहे थे। एक तरह से अमेरिका अपनी महंगाई निर्यात कर सका। 3, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की लगातार मांग बनी रही, जिसका मतलब था कि अमेरिकी सरकार को बहुत कम ब्याज दरों पर कर्ज मिलता रहा। और 4, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का दबदबा और प्रभाव कायम रहा। अमेरिकी नागरिकों को भी सस्ते आयातित सामान का लाभ मिला। लेकिन अभी हाल ही में जून 2024 में एक खबर आई कि सऊदी अरब ने इस 50 साल पुराने अनौपचारिक समझौते को रिन्यू यानी नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये खबर काफ़ी अहम है। हालांकि इसका तत्काल व्यवहारिक असर शायद बहुत बड़ा न हो, क्योंकि तेल का ज़्यादातर व्यापार अभी भी डॉलर में ही होता है और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में वक्त लगेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सांकेतिक बदलाव है। ये दिखाता है कि सऊदी अरब अब तेल बेचने के लिए दूसरी मुद्राओं जैसे चीनी युआन, यूरो या शायद भविष्य में किसी ब्रिक्स भुगतान तंत्र को अपनाने पर विचार कर सकता है। ये बदलते भू राजनीतिक समीकरणों को भी दर्शाता है, जैसे चीन के साथ
सऊदी अरब के बढ़ते संबंध और शायद अमेरिकी विदेश नीति पर कुछ चिंताएं, तो कह सकते हैं कि ये डॉलर के प्रभुत्व के एक महत्वपूर्ण स्तंभ में आई एक और दरार का प्रतीक है। आपने पहले वो टर्म इस्तेमाल किया था, अत्यधिक विशेषाधिकार, एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज। वैश्विक आरक्षित मुद्रा होने के ये फायदे क्या हैं अमेरिका के लिए, थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। हाँ, ये फ्रांसीसी वित्त मंत्री का दिया हुआ टर्म है और ये बताता है कि दुनिया की मुख्य आरक्षित मुद्रा होने के अमेरिका को क्या खास फायदे मिलते हैं। संक्षेप में कहूँ तो पहला, कम ब्याज पर कर्ज। जैसा हमने पेट्रो डॉलर में देखा, दुनिया भर में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की भारी मांग रहती है। इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार बहुत कम ब्याज दरों पर पैसा उधार ले सकती है बाकी देशों की तुलना में। दूसरा, व्यापार घाटे सहने की क्षमता। अमेरिका लगातार बहुत बड़ा व्यापार घाटा चला सकता है, यानी जितना सामान वो दुनिया से खरीदता है उससे कहीं कम बेचता है। हाल में यह घाटा जीडीपी का 6% तक पहुंच गया था। ऐसा वो बिना अपनी मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट या किसी बड़े आर्थिक संकट के कर सकता है, क्योंकि आयात डॉलर में खरीदा जाता है और वो डॉलर फिर अमेरिकी संपत्तियों में वापस निवेश हो जाता है। तीसरा, मौद्रिक नीति की स्वायत्ता। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीति जैसे ब्याज दरें तय करना ज्यादा आजादी से तय कर सकता है, बिना इस बात की ज्यादा चिंता किए कि इसका डॉलर की विनिमय दर पर क्या असर पड़ेगा। चौथा, सीनियरेज राजस्व। अमेरिका को नोट छापने से भी फायदा होता है। $1 का नोट छापने की लागत बहुत कम होती है, लेकिन उसका मूल्य $1 होता है। ये अंतर उसका मुनाफा है। अनुमान है कि लगभग 75% अमेरिकी करेंसी देश के बाहर सर्कुलेशन में है, जो एक तरह से बाकी दुनिया द्वारा अमेरिका को दिया गया ब्याज मुक्त कर्ज है। और पांचवा, भू राजनीतिक लाभ। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से होकर गुजरता है, अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों सैंक्शंस का इस्तेमाल एक शक्तिशाली विदेश नीति हथियार के रूप में कर सकता है। ये तो जबरदस्त फायदे हैं, लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं अमेरिका के लिए? हाँ, कुछ अर्थशास्त्री जैसे माइकल पेटिस तर्क देते हैं कि इसके नुकसान भी हैं। उनका मानना है कि वैश्विक आरक्षित मुद्रा बने रहने के लिए अमेरिका को दुनिया भर के पूंजी असंतुलन को अपने व्यापार घाटे के जरिए सोखना पड़ता है। मजबूत डॉलर अमेरिकी निर्यात को महंगा और आयात को सस्ता बनाता है, जिससे अमेरिका के अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचता है। अमेरिका की नेट एक्सटर्नल पोजीशन यानी विदेशों में उसकी संपत्ति और देनदारियों का अंतर काफी नकारात्मक हो गई है। इसके अलावा आसानी से कर्ज लेने की क्षमता कई बार सरकार को वित्तीय अनुशासनहीनता के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे सरकारी घाटा और कर्ज बढ़ता जाता है। चलिए अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो आज डॉलर के सामने खड़ी हैं। एक शब्द जो बार बार सुनने में आता है वो है डॉलर का हथियारीकरण, वेपनाइजेशन ऑफ द डॉलर। ये क्या है और ये इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? हाँ, ये आजकल डॉलर के प्रभुत्व के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। इसका मतलब है अमेरिका द्वारा अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वित्तीय प्रतिबंधों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। जैसे 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के लगभग $300 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर देना। ये एक अभूतपूर्व कदम था। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का प्रतिबंध लागू करने वाला बजट भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? क्या देश वाकई डॉलर से दूर जा रहे हैं इसकी वजह से? ये हो रहा है कि दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंक, खासकर वो जो अमेरिकी विदेश नीति से सहमत नहीं है, अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के बारे में गंभीरता से सोचने लगे हैं। वो डरते हैं कि कहीं भविष्य में उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जैसे अमेरिका के सहयोगी भी सार्वजनिक रूप से यूरोप को डॉलर पर निर्भरता कम करने की सलाह दे चुके हैं। रूस जैसे देश, जिन्हें प्रतिबंधों का सीधा सामना करना पड़ा है, वो तो बहुत तेजी से वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर बढ़े हैं, जैसे ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार का 90% राष्ट्रीय मुद्राओं में करना। हमारे पास यहाँ एक ग्राफ भी है जो 1970 से 2024 तक वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी दिखाता है। ये साफ तौर पर एक गिरावट दिखाता है ना? बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि 2000 के दशक की शुरुआत में डॉलर की हिस्सेदारी वैश्विक भंडार में लगभग 71-73% के शिखर पर थी, जो अब धीरे धीरे गिरकर लगभग 58% के आसपास आ गई है। तो गिरावट तो वास्तविक है,
लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये गिरावट बहुत धीरे-धीरे हुई है, किसी एक झटके या संकट की वजह से नहीं। और 58% आज भी बाकी सभी मुद्राओं की कुल हिस्सेदारी से ज्यादा हैं। डॉलर अभी भी किंग है, लेकिन उसका साम्राज्य थोड़ा सिकुड़ रहा है। और ब्रिक्स देश ऐसा लगता है कि इस डी-डॉलरीकरण के प्रयासों में सबसे आगे हैं। हाँ, ब्रिक्स समूह, जिसमें अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे नए सदस्य भी शामिल हो गए हैं, डी-डॉलरीकरण की बात सबसे जोर शोर से करता है। उन्होंने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे आपस में राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना। रूस और चीन, भारत और चीन, ब्राजील, ये सब कोशिशें कर रहे हैं। और उन्होंने एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की भी बात की है। हाँ, अक्टूबर 2024 में कजान शिखर सम्मेलन में उन्होंने एक ब्लॉकचेन आधारित भुगतान प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा की, ताकि डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम के बिना आपस में लेन देन किया जा सके। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का रुख इस पर थोड़ा नरम ही था। एक साझा ब्रिक्स मुद्रा, जिसे द यूनिट कहा जा रहा है, उस पर भी चर्चा तो होती है, लेकिन उसमें कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं, उनकी मौद्रिक नीतियां, पूंजी बाजार सब बहुत अलग है। एक साझा मुद्रा के लिए जिस तरह के एकीकरण की जरूरत होती है, वो अभी दूर की कौड़ी लगती है। और ये भी सच है कि ब्रिक्स देश खुद अभी भी अपने भंडार में काफी मात्रा में डॉलर रखते हैं। तो अगर ब्रिक्स मुद्रा नहीं, तो क्या चीन का युआन डॉलर का सबसे मजबूत दावेदार है? क्षमता के हिसाब से देखें तो हाँ, युआन या रेनमिनबी, आरएमबी सबसे मजबूत दावेदार लगता है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा निर्यातक है, और चीन ने युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए एक लंबी अवधि की रणनीति अपनाई है। क्या प्रगति हुई है इस दिशा में? कुछ प्रगति तो हुई है। वैश्विक भंडार में युआन का हिस्सा बढ़कर लगभग 2.2% हो गया है। वैश्विक भुगतानों में इसकी हिस्सेदारी 2023 में 4% को पार कर गई थी। व्यापार वित्त में भी लगभग 6% तक पहुंच गया है। चीन ने दुनिया भर में आरएमबी क्लियरिंग बैंक स्थापित किए हैं, अपना खुद का पेमेंट सिस्टम CIPS बनाया है, जो स्विफ्ट का विकल्प बन सकता है। कई देशों के साथ करेंसी स्वैप लाइनें स्थापित की हैं, और अब वो डिजिटल युआन ECNY पर भी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी तो बहुत हैं। बिल्कुल, और वो सीमाएं बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी बाधा है चीन का सख्त पूंजी नियंत्रण। मतलब पैसा आसानी से चीन के अंदर बाहर नहीं आ जा सकता, जो एक वैश्विक आरक्षित मुद्रा के लिए बहुत जरूरी है। चीन के वित्तीय बाजार अभी भी उतने गहरे, उतने लिक्विड और उतने पारदर्शी नहीं है जितने अमेरिका के हैं। कानून के शासन और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर भी चिंताएं रहती हैं। एक सत्तावादी सरकार का मुद्रा पर नियंत्रण निवेशकों को आशंकित करता है। इसलिए युआन का कुल वैश्विक उपयोग अभी भी डॉलर के लगभग 66% की तुलना में सिर्फ 2.5% के आसपास ही है। चीन का लक्ष्य शायद धीरे धीरे विस्तार करना है, शायद डिजिटल युआन के जरिए। और यूरो का क्या? उसे भी एक समय पर डॉलर का बड़ा चैलेंजर माना गया था। यूरो, जो 1999 में आया, वो निश्चित रूप से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आरक्षित मुद्रा बन गया। वैश्विक भंडार में इसकी हिस्सेदारी करीब 20% है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये हिस्सेदारी या तो स्थिर रही है या थोड़ी कम हुई है। यूरो की मुख्य बाधाएं संरचनात्मक हैं। जैसे कि यूरोजोन के देशों का कोई साझा राजकोषीय संघ नहीं है। मतलब कोई साझा ट्रेजरी या बजट नीति नहीं है। उनका बॉन्ड बाजार भी खंडित है, यानी जर्मनी का अलग, फ्रांस का अलग, इटली का अलग। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जैसा कोई एक सिंगल सुपर सेफ एसेट नहीं है। और यूरोजोन एक एकीकृत राजनीतिक या सैन्य शक्ति भी नहीं है। 2010-12 के ग्रीस और अन्य देशों के कर्ज संकट ने यूरो की इन कमजोरियों को उजागर कर दिया था। यूरोप के पास अमेरिका जैसी भू राजनीतिक शक्ति भी नहीं है। यह हमारे पास विभिन्न मुद्राओं की तुलना करने वाला और भी डेटा उपलब्ध है, जिसमें रिजर्व होल्डिंग्स, भुगतान प्रणाली जैसे स्विफ्ट और व्यापार चालान, ट्रेड इनवॉइसिंग शामिल हैं। ये क्या दिखाते हैं? हाँ, ये तुलनाएं यही पुष्टि करती हैं कि तमाम चर्चाओं और चुनौतियों और बावजूद डॉलर आज भी ज्यादातर पैमानों पर, चाहे वो केंद्रीय बैंकों द्वारा रखा गया रिजर्व हो 58%, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान हो स्विफ्ट डेटा के अनुसार लगभग 50%, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिल बनाने के लिए इस्तेमाल हो 50% से ज्यादा, बाकी सभी मुद्राओं से बहुत बहुत आगे है।
फासला अभी भी काफी बड़ा है। अच्छा, तो युआन और यूरो के अलावा अन्य विकल्प क्या हैं? क्या आईएमएफ के एसडीआर्स कोई भूमिका निभा सकते हैं, या फिर ये नई डिजिटल मुद्राएं सीबीडीसीज? एसडीआर्स यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक आरक्षित संपत्ति है। ये कोई आम मुद्रा नहीं है जिसे लोग या कंपनियां इस्तेमाल कर सकें। इनकी भूमिका बहुत सीमित है। सीबीडीसीज यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, इस पर दुनिया के 90% से ज्यादा केंद्रीय बैंक काम कर रहे हैं। ये भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के तरीके को बदल सकती हैं और शायद डॉलर की मध्यस्थ भूमिका को कम कर सकती हैं। लेकिन ये तकनीक अभी बहुत शुरुआती चरण में है। इसमें कई तकनीकी और नीतिगत चुनौतियां हैं। एक दिलचस्प बात स्टेबल कॉइन्स की है। ये निजी डिजिटल मुद्राएं हैं और इनमें से 99% अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई हैं। तो ये अप्रत्याशित रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में डॉलर के प्रभुत्व को और बढ़ाने का एक नया रास्ता भी बन सकती हैं। और हाँ, सोना। केंद्रीय बैंक हाल के वर्षों में रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। ये डॉलर के हथियारीकरण और अमेरिका की राजकोषीय स्थिति पर चिंताओं को दर्शाता है। लेकिन सोना आधुनिक अर्थव्यवस्था में रोजमर्रा के लेनदेन के लिए व्यवहारिक मुद्रा नहीं बन सकता। तो कुल मिलाकर आज डॉलर असल में कहाँ खड़ा है? इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद ये कितना मजबूत है? देखिए, जैसा हमने डेटा में भी देखा, डॉलर का प्रभुत्व आश्चर्यजनक रूप से अब तक तो काफी लचीला बना हुआ है। 2025 की पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार ये वैश्विक भंडार का लगभग 58% था, जो 2022 से लगभग उतना ही है। स्विफ्ट भुगतानों का लगभग 50% इसी में होता है। वैश्विक व्यापार चालन का आधे से ज्यादा डॉलर में बनता है और दुनिया के 38 देशों की विनिमय दरें या तो डॉलर से जुड़ी हैं या डॉलर पर आधारित है। इसकी इतनी मजबूती की वजह क्या है, जबकि चुनौतियां इतनी बढ़ गई हैं? इसके कई कारण हैं जो एक साथ काम करते हैं। एक है नेटवर्क प्रभाव, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बाकी लोगों के लिए भी इसे इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। दूसरा है संस्थागत जड़ता। मौजूदा वित्तीय प्रणाली डॉलर के इर्द गिर्द बनी है और इसे बदलना बहुत मुश्किल और महंगा है। तीसरा, अमेरिका के वित्तीय बाजार दुनिया में सबसे गहरे, सबसे ज्यादा तरल और सबसे ज्यादा विकसित हैं। चौथा, अभी तक डॉलर का कोई वास्तविक विश्वसनीय विकल्प उभर कर सामने नहीं आया है जो उसकी जगह ले सके। पांचवां, तमाम चिंताओं के बावजूद अमेरिकी संस्थानों और कानून के शासन पर अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में भरोसा कायम है। और छठा, मौजूदा स्थिति का लाभ इनकम्बेंसी एडवांटेज। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि किसी आरक्षित मुद्रा का उपयोग उसके जारीकर्ता देश की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी कम होने के बाद भी काफी समय तक ज्यादा बना रहता है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं भविष्य के बारे में? क्या तस्वीर दिखती है उन्हें? दुनिया भर के आर्थिक मंचों जैसे दावोस, विश्व आर्थिक मंच पर विशेषज्ञों के बीच आम सहमति यही लगती है कि डॉलर का प्रभुत्व निकट भविष्य में यानी अगले कुछ सालों में तो बना रहेगा। कोई भी बदलाव अगर होगा तो वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से होगा। यहां तक कि जो लोग डॉलर के भविष्य को लेकर ज्यादा निराशावादी हैं, वो भी ये अनुमान लगाते हैं कि 2050 तक शायद इसकी हिस्सेदारी घटकर 40-45% हो जाए। अब ये गिरावट तो है, लेकिन इसे डॉलर का पतन या खात्मा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जोखिम तो बने हुए हैं जिनका आपने जिक्र किया। डॉलर पर भरोसा कम कर सकते हैं। 2, नीतिगत अनिश्चितता। अमेरिका की व्यापार नीतियां, टैरिफ लगाना या डॉलर के मूल्य को जानबूझकर कम करने की धमकियां, ये सब अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। 3, तकनीकी व्यवधान। जैसा हमने कहा, सीबीडीसीज, स्टेबल कॉइन्स या कोई नई भुगतान प्रणाली भविष्य में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है। 4, दुनिया का बहुध्रुवीय पुनर्संग्रहण। जैसे जैसे दुनिया एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, ये स्वाभाविक है कि मुद्रा प्रणाली भी बहुध्रुवीय हो। और 5, डॉलर के हथियारीकरण की प्रतिक्रिया। अमेरिका जितना ज्यादा प्रतिबंधों का इस्तेमाल करेगा, उतना ही तेजी से दूसरे देश इसके विकल्प विकसित करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे संभावित परिदृश्य क्या लगता है? भविष्य कैसा हो सकता है? देखिए, ना तो डॉलर का अचानक पतन होने वाला है और न ही इसका प्रभुत्व हमेशा के लिए ऐसे ही बना रहेगा। सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की लगती है कि हम धीरे धीरे एक ज्यादा विविध, एक बहुध्रुवीय मल्टीपोलर मुद्रा प्रणाली की ओर बढ़ेंगे। इस प्रणाली में डॉलर शायद सबसे बड़े आरक्षित मुद्रा बना रहेगा, लेकिन उसकी हिस्सेदारी आज के मुकाबले कम होगी,
शायद 2050 तक 40-45% के आसपास। यूरो, युआन और शायद कुछ अन्य मुद्राएं, संभवतः डिजिटल मुद्राएं भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगी। सोना भी केंद्रीय बैंकों के भंडार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया अलग-अलग मुद्रा ब्लॉकों में बंट जाए, जहां अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मुद्राओं का ज्यादा प्रभाव हो, लेकिन ये बदलाव दशकों में होगा, रातों रात या कुछ सालों में नहीं। पर हाँ, वो एक ध्रुवीय डॉलर युग जो ब्रेटन वुड्स में स्थापित हुआ था, वो धीरे-धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या महत्वपूर्ण बातें या सीख ले सकते हैं? क्या है मुख्य बिंदु? मुझे लगता है कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले तो यही कि अमेरिकी डॉलर का ये सफर वाकई असाधारण रहा है। ये सिर्फ अमेरिकी आर्थिक शक्ति का ही नहीं, बल्कि उसके भू-राजनीतिक प्रभाव और कुछ हद तक ऐतिहासिक संयोगों का भी नतीजा है। ब्रेटन वुड्स से लेकर निक्सन शॉक और फिर पेट्रो डॉलर सिस्टम तक इसने गजब का लचीलापन दिखाया है। दूसरी बात यह है कि आज ये कई अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। डी-डॉलरीकरण की बातें हो रही हैं, इसके हथियार की तरह इस्तेमाल होने की प्रतिक्रिया हो रही है, अमेरिका की अपनी राजकोषीय चिंताएं हैं, तकनीकी बदलाव आ रहे हैं और दुनिया भी बदल रही है, ज्यादा बहुध्रुवीय हो रही है। तीसरी, चीन का युआन सबसे विश्वसनीय चुनौती जरूर है, पर उसकी अपनी बहुत बड़ी सीमाएं हैं, खासकर पूंजी नियंत्रण और पारदर्शिता की कमी। यूरो संरचनात्मक बाधाओं से जूझ रहा है। ब्रिक्स देशों की पहल अभी प्रतीकात्मक ज्यादा है, व्यवहारिक कम। मतलब कोई भी डॉलर की जगह लेने के लिए तुरंत तैयार नहीं है। और चौथी बात, जैसा आपने कहा, सबसे संभावित भविष्य एक बहुध्रुवीय मुद्रा प्रणाली का लगता है, जहां डॉलर महत्वपूर्ण तो रहेगा, पर उसका दबदबा कम होगा। वो जो अत्यधिक विशेषाधिकार था, वो धीरे धीरे कम होगा, जिसके अमेरिका और बाकी दुनिया दोनों के लिए परिणाम होंगे। और शायद पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि डॉलर के इस उतार चढ़ाव और इसके भविष्य को समझना आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी नीति निर्माता डॉलर के प्रभुत्व को बनाए रखने और इसके अत्यधिक उपयोग, खासकर हथियार के रूप में से बचने के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसका अत्यधिक उपयोग ही असल में डी-डॉलरीकरण के प्रयासों को तेज करता है। वाकई अमेरिकी डॉलर की कहानी सिर्फ अर्थशास्त्र की कहानी नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन, विश्वास, राजनीति और यहाँ तक कि युद्ध और शांति की कहानी भी है। बिल्कुल। और जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ये सवाल और भी प्रासंगिक होता जा रहा है। क्या भविष्य में किसी एक मुद्रा का वैसा ही दबदबा रहेगा जैसा पिछले 80 सालों से डॉलर का रहा है, या हम कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्राओं के एक ज्यादा जटिल, शायद ज्यादा अस्थिर जाल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां व्यापार और वित्त के नियम आज से बिल्कुल अलग होंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें, और आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।